क्लास 8 के बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज साइंस का चैप्टर 6 देखेंगे। नाम है कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन का मतलब होता है जलना, दहन। हिंदी में बोला जाता है दहन। दहन माने जलना। और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, लौ। आप जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती जलाते हैं तो एक पीली रोशनी का एक ज्वाला ऊपर में बनता है। आपने देखा होगा फ्लेम जलाते हुए, या आप अपने घर में लालटेन जलाते हैं तो वो भी आप देखते हैं कि एक पीले रंग का ज्वाला। अगर आपको फ्लेम देखना है तो मैं आपको एक फ्लेम का फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मोमबत्ती जल रही है तो इसका ऊपर का जो ये पार्ट है, ये इसको हम लोग कहते हैं फ्लेम। ये है ज्वाला या लौ, इसी को बोला जाता है ज्वाला या लौ है, तो इसी को फ्लेम कहते हैं, या ज्वाला या लौ या लपट। बहुत तरह का हिंदी नाम है इसका। तो फ्लेम और कंबस्टन के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जानना है कंबस्टन है क्या, कंबस्टन कहते किसको है। कंबस्टन एक रासायनिक केमिकल चेंज है। आपने पढ़ा भी होगा, लकड़ी को जलाना मतलब बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ फूड, ये सब क्या है, कंबस्टन है। मतलब ऐसा कोई भी केमिकल चेंज, ऐसा कोई भी रासायनिक परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु जलकर हीट देती हो, लाइट देती हो, CO2 गैस देती हो, ये सब कंबस्टन कहलाता है। आपके घर में जो LPG गैस जलता है वो भी कंबस्टन है। आप पेपर जलाते हैं वो भी कंबस्टन है। आप पेपर जलाते हैं तो पहले तो धुआं निकलता है CO2, उसके बाद लाइट भी निकलता है, ये भी आप देखते हैं। उसके बाद हीट भी निकलता है, उष्मा भी निकलती है, वो भी आप देखते हैं। और अंत में राख बच जाता है जिसको एस बोला जाता है। तो जिस किसी भी परिवर्तन में, जिस किसी भी रिएक्शन में, जिस किसी भी केमिकल चेंज में कोई जलने वाली वस्तु जलकर हीट, लाइट, CO2 गैस और एस या राख देती हो, उसको हम लोग कहते हैं कंबस्टन यानी दहन। हिंदी में इसका शुद्ध नाम होता है दहन, और अपने भाषा में आप इसको जलना कह सकते हैं। जल रहा है कोई चीजें, तो ये कंबस्टन हुआ। और दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन यानी रिएक्शन क्या है, चेंज, एक तरह का चेंज कहलाता है। चेंज भी दो तरह का होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है जिसमें कोई वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को फिर प्राप्त कर लेता है, कोई नया चीज नहीं बनता है, उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ को आप मेल्ट करते हैं तो पानी बनता है, पानी को इवेपोरेट करते हैं तो भाप बनता है, और फिर पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है। यानी सब जगह पानी ही पानी है और कोई नया चीज है ही नहीं, तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें कुछ नया चीज बन जाता है। अब जैसे देखिए कि आप लकड़ी जलाते हैं तो नया चीज आ गया, हीट बन गया, लाइट बन गया, राख बन गए, है ना, तो ये कहलाएगा केमिकल चेंज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोला जाता है जिस रिएक्शन में या जिस केमिकल चेंज में, रिएक्शन जो शब्द है उसका संबंध केमिस्ट्री से है, उसका संबंध रसायन से है। ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को जब हम लोग वर्ड में लिखते हैं या फॉर्मूला में लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब व्हेन केमिकल चेंज इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल and chemical formula, then it is called chemical equation, or chemical equation is representation of chemical reaction. chemical reaction का ही representation है chemical equation। तो chemical equation heat के अनुसार दो तरह का होता है। chemical reaction heat के अनुसार, जैसे कुछ रिएक्शन कराने पड़ते हैं तो हम लोग हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं तो रिएक्शन होती है। अब जैसे आपने लैब में देखा होगा, मैग्नीशियम के फीता को जलाया गया था, तब जाकर के मैग्नीशियम का फीता जला था,
उजली रोशनी दिया था, हीट लाइट ये सारी चीजें दिया था, तो जलाया गया, यानी कि हीट उसको दी गई। लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिनमें हम हीट देते नहीं है, बल्कि हीट खुद ही निकलने लगता है। जैसे हीट निकलने लगता है, लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें हीट निकलने लगता है। जैसे चूना को, अगर हम चूना के ढेला को पानी में डालते हैं तो फटफटाने लगता है पानी, खुद ही हीट निकलता है। तो जो भी कंबस्टन का कंबस्टन जो रिएक्शन है, एक तरह का जो केमिकल चेंज है, उसमें हीट निकलती है, यानी कि उसमें उष्मा, ताप ये सब बाहर आते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट बाहर निकला, हीट निकला, पैदा हुआ तो एक्सोथर्मिक है, और हीट दी गई हो तो वो कहलाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस सेंस में हम ये साफ कह सकते हैं कि कंबस्टन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कंबस्टन के दौरान हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है, ये सब चीज निकलते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, तो ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा जो टॉपिक है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस, हिंदी में इसको बोला जाएगा जलने वाली और नहीं जलने वाली वस्तु। आप अपने आसपास बहुत ऐसी चीज को देखते हैं जो नहीं जल सकती है। ईंटा जलती है क्या? सीमेंट जलेगा क्या? पत्थर जलते हैं क्या? मिट्टी को जलाया जा सकता है क्या? नहीं जलेगी ये सब चीजें। तो जो चीजें नहीं जलेगी, चाहे हम कितना भी प्रयास कर ले, वो आसानी से जलेगी नहीं, उसको कहेंगे नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। और जो चीजें आसानी से जल जाए उसको कहेंगे हम कंबस्टिबल सबस्टांस। जैसे मिट्टी तेल आसानी से जल सकती है, पेट्रोल आसानी से जल सकती है, कागज को आसानी से जला सकते हैं, सलाई मारे नहीं और जलना शुरू कर दिया, तुरंत जलने लगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंबस्टिबल सबस्टांस। जो जल सकती हो, आसानी से हीट लाइट दे सकती हो, वो कहलाएगा कंबस्टिबल। और जो नहीं जलेगी, चाहे कितना भी प्रयास कर लें, नहीं जलेगी, वो कहलाएगा नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस। उसके बाद कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्टन, दहन के लिए क्या शर्त है, कैसे दहन होगा, किसी चीज का दहन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज दहन होने लगेगा तो सारे संसार में आग लग जाएगा तुरंत। तो दहन जो है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन जब मिलता है तभी वो चीज जलना शुरू करती है। अब जैसे ऐसे समझिए कि जलने के लिए तो सबसे पहले जलने वाली वस्तु चाहिए, माने कंबस्टिबल सबस्टांस चाहिए जो आसानी से जल सकता हो। कागज चाहिए, पेपर चाहिए, कपड़े हो वो आसानी से जलते हैं, गैस जलती है आसानी से, मिट्टी तेल जलता है आसानी से, सलाई मारे और तुरंत जलना शुरू हो गया। तो पहले तो कंबस्टिबल सबस्टांस का होना चाहिए। दूसरा, सपोर्टर होना चाहिए। सपोर्टर का मतलब जलने की क्रिया में सहयोग देने वाला, उसी को हम कहते हैं सपोर्टर। मतलब जो हेल्प करे बर्निंग में, कंबस्टन में जो हेल्प करे, उसको कहते हैं सपोर्टर। तो सपोर्टर सबसे अच्छा होता है एयर। आप देखिए कि अगर हवा चल रही हो और किसी झोपड़पट्टी में आग लग गई हो तो ये आग फैलता ही चला जाता है आगे की तरफ, और अगर हवा बंद हो तो आग को तुरंत बुझा दिया जाता है ना, और आग ज्यादा नहीं फैलती है। तो दूसरा कंडीशन है सपोर्टर के रूप में ऑक्सीजन होना चाहिए या एयर होना चाहिए। एयर और ऑक्सीजन होगा तभी कोई वस्तु जलेगी, और अगर एयर और ऑक्सीजन नहीं है तो वस्तु नहीं जलेगी, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं जल पाएगी। क्योंकि जलने के लिए एयर और ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन है इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रज्वलन ताप। आप कई चीजों को एक साथ जला के देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अब जैसे आप लकड़ी को सलाई मार के जलाना शुरू कीजिएगा, इतनी मोटी लकड़ी को, तो शायद नहीं जलेगी आपके सलाई मारने से। लेकिन कैंडल को आप चाहिएगा तो तुरंत सलाई मार के जला दीजिएगा। एलपीजी गैस को चाहते हैं तो तुरंत रेगुलेटर खोलते हैं और आग लगा देते हैं, आग पकड़ लेती है।
तो कोयला को जलाने की कोशिश कीजिए तो सलाई मार के जल्दी नहीं जलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई वस्तु तुरंत जल जाती है, कोई वस्तु बहुत देर से जलती है? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है इग्निशन टेम्परेचर। वह मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वह तापक्रम जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे, बिगिंस टू बर्न, स्टार्ट कर दे जलना, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो जलने वाली वस्तु का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, सबका इग्निशन टेम्परेचर एक नहीं होता है। लकड़ी को जलाने से पहले उसको बहुत गर्म किया जाता है, काफी धुआं निकलते हैं, फिर गर्म होता है, तब जाके वो आग पकड़ती है, तब जाके वो जलना शुरू करती है। यही बात है कोयला के साथ भी। ऐसा तो नहीं है कि आप सलाई मारते हैं और कोयला जलना शुरू कर देता है। इस सब का इग्निशन टेम्परेचर ऊंचा होता है, 250-300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको गर्मी मिलेगी तब ये लकड़ी और कोयला जलना प्रारंभ करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कमरे के तापक्रम पर ही जलना शुरू कर देती है। जैसे मोमबत्ती को आपको कुछ करना नहीं है, बस सलाई मारिए जल जाती है। मिट्टी तेल का दीपक है, उसको सलाई मारिए जल जाती है। आपके घर में एलपीजी गैस को तुरंत माचिस मारिए और जल उठती है। तो इन सब चीजों का इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसलिए ये तुरंत आग पकड़ लेती है। लेकिन जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा उसको जलने में थोड़ा सा परेशानी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उसको पहले गर्म करना होगा, उसको पहले इग्निशन टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, तब जाके वो आग पकड़ती है धीरे धीरे, है ना। तो 3 चीजें चाहिए, ये 3 कंडीशन है। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा है प्रेजेंसी ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। अब आपको एक और बात बताते हैं। एक व्हाइट फास्फोरस होता है, उजले रंग का फास्फोरस। ये फास्फोरस वायुमंडल के तापक्रम पर, रूम टेम्परेचर पर 30-35 डिग्री का जब टेम्परेचर रहता है, जब गर्मी बहुत जोर से पड़ती है हमारे यहाँ अप्रैल मई जून में, इस टेम्परेचर पर अगर हम व्हाइट फास्फोरस को टेबल पर डाल दें तो वो अपने आप आग पकड़ लेगी। उसको कोई माचिस मारने की जरूरत नहीं है, स्वतः जलने लगती है। तो अब सोचिए कि फास्फोरस को जब भी रखना होगा तो पानी में डुबा के रखना होगा, ताकि उसको कभी भी इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा ही नहीं और वो वस्तु जल नहीं पाएगी। तो व्हाइट फास्फोरस कितना जल्दी आग पकड़ती है, उसको तो सलाई मारने की भी जरूरत नहीं है। केवल कमरे का तापक्रम, वायुमंडल का तापक्रम, एयर का टेम्परेचर अगर 30-35 डिग्री मिल गया तो वो अपने आप जल उठती है। तो ये सारे कंडीशन है जलने के लिए। कंडीशन 3 चीज बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर एंड सपोर्टर लाइक एयर और ऑक्सीजन, ये चाहिए जलने के लिए। उसके बाद है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन, मतलब इसको हिंदी में बोला जाएगा पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन क्या है? पूर्ण दहन उसको बोलते हैं जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है, पूरा एयर मिल रहा है जलने के लिए, एयर की कोई कमी नहीं है और वो पूरा जल रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा जल जा रहा है, उसको कहेंगे कंप्लीट कंबस्टन। और इनकम्प्लीट कंबस्टन उसको बोलेंगे जिसमें पर्याप्त ऑक्सीजन एयर नहीं मिल रहा हो, कम मात्रा में मिल रहा हो, जितनी जरूरत है उतना नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो उसके फ्लेम का कलर कैसा होगा, उसके ज्वाला का रंग कैसा होगा, और अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन है तो उसके ज्वाला का रंग कैसा होगा। अब एक प्रैक्टिकल बात है, आप लालटेन जलाते हैं, घर में मोमबत्ती जलाते हैं, पीली रोशनी देती है, देखा होगा आपने, पीले रंग का फ्लेम देता है। और आप अपने गैस जलाते हैं घर में, एलपीजी गैस, कुकिंग गैस जिसको बोला जाता है, उसको जलाते हैं, तो आप देखिएगा कि गैस जलाया जाता है तो उसकी रोशनी पीली नहीं रहती है, नीली रहती है, ब्लू कलर का फ्लेम होता है। और लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके फ्लेम का कलर पीले रंग का होता है। तो
अब यहां भी दो बात है कि जो नीला रोशनी देगा उसको हम कहेंगे कंप्लीट कंबस्टन, और जो पीले रंग की रोशनी देगा उसको कहेंगे हम इनकम्प्लीट कंबस्टन। दूसरी बात, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस फ्लेम। लुमिनस का मतलब प्रकाश देने वाला ज्वाला, जो लाइट दे। तो पीली रोशनी जो है वो कहलाएगा लुमिनस फ्लेम, और नीली रोशनी जो है वो कहलाएगा नॉन लुमिनस फ्लेम। तो यहां पर आपको सस्पिशन में नहीं पड़ना, एकदम बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। लुमिनस फ्लेम येलो कलर्ड फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम ब्लू कलर्ड फ्लेम। येलो कलर्ड फ्लेम इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनता है, और ब्लू कलर का फ्लेम कंप्लीट कंबस्टन से बनता है। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस दो तरह के फ्लेम होते हैं कलर के अनुसार। लुमिनस वाले का पीला कलर का रोशनी होगा, वो प्रकाश देगा। क्या आप अपने गैस को जला के घर में आप अपने घर में रोशनी पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके फ्लेम का कलर है ब्लू, और वो है कंप्लीट कंबस्टन, और वो है नॉन लुमिनस फ्लेम। वो प्रकाश नहीं दे सकती है ज्यादा, हीट ज्यादा देगी लेकिन प्रकाश ज्यादा नहीं देगी। हीट की मात्रा उसमें ज्यादा है, वो बहुत चीज को जल्दी पका सकती है लेकिन वो प्रकाश नहीं देगी। तो ब्लू कलर के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ दो बात और याद रखिए कि ब्लू कलर जहां पैदा हो रहा है वहां पे कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, पूरा ऑक्सीजन एयर उसको मिल रहा है, और उससे प्रकाश नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा रोशनी नहीं होगी, इसलिए उसको हम नॉन लुमिनस फ्लेम कहेंगे। लेकिन जब पीले कलर का फ्लेम बन रहा हो, पीली रोशनी दे रही हो, तो उसमें हीट कम होगा और वो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, और वो लुमिनस फ्लेम होगा। वो पीला रोशनी लुमिनस है, वो प्रकाश पूरा देगा घर के अंदर। तो ये लुमिनस और नॉन लुमिनस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्टन को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि कंप्लीट कंबस्टन में पूरा ऑक्सीजन मिलता है, पूरा एयर मिलता है, और वस्तु का पूर्ण दहन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन नहीं होता है, पूरा जलता है वो। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था के आधार पर जलने वाली जो वस्तु है, फ्यूल है, ईंधन है, जलावन है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जलावन है। जलावन जो भी वस्तु जल सकती हो, जो भी वस्तु हीट लाइट दे सकती हो, वो सब फ्यूल कहलाएंगे। तो अब देखिए आपके आसपास ही जलने वाली जो वस्तु है वो तीन रूप में पाई जाती है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल ठोस लकड़ी है, सॉलिड है, कोयला है, सॉलिड है, ये वस्तु जल सकती है। मोमबत्ती है, सॉलिड है, ये वस्तु आराम से जलती है। तो सॉलिड फ्यूल भी होते हैं, लकड़ी, कोयला, ये सब सॉलिड फ्यूल है। दूसरा है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी तेल है ना, ये सब चीजें भी जलती है, आप जानते हैं। तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब भी जलती है, ये लिक्विड फ्यूल हो गया। और गैसियस फ्यूल में बहुत सारे गैस का नाम आता है: हाइड्रोजन गैस, एलपीजी गैस, गोबर गैस, बायोगैस, कोल गैस। कितने सारे गैस हैं जो खूब रोशनी देती है, खूब हीट भी देती है। सबसे ज्यादा हीट तो देने वाला गैस है हाइड्रोजन, बहुत ज्यादा हीट देती है वो, और वो सबसे ज्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी होता है। तो ये सब गैसें जो जल सकती हो वो कहलाएगा गैसियस फ्यूल।
तो आपने यहाँ तक की बात को आराम से समझ गए होंगे कि सॉलिड फ्यूल क्या है, लिक्विड फ्यूल क्या है और गैसियस फ्यूल किसको कहते हैं। अब अगला जो बात है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, मतलब हिंदी में कहा जाएगा एक अच्छे ईंधन, एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है। हम किस ईंधन को आदर्श कहेंगे, आइडियल कहेंगे और किस ईंधन को आइडियल नहीं कहेंगे। तो ऐसा है कि कॉमनली आप ये समझिए कि दुनिया में कोई भी गैस आइडियल या कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है, सब में कुछ न कुछ डिफेक्ट है ही। कोई भी आइडियल फ्यूल के कसौटी पे पूरा नहीं उतरता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उतरता है उसको हम प्रैक्टिकली रूप से आइडियल फ्यूल मान सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग में मान सकते हैं कि ये आइडियल फ्यूल है। तो आइडियल फ्यूल की विशेषता ये होती है, उसका कैरेक्टर ये होता है, उसके 4-5 कैरेक्टर होते हैं। उस कैरेक्टर को आप जानिए पहले। एक आइडियल फ्यूल उसको बोला जाएगा जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, यानी प्रज्वलन ताप उसको आसानी से जलाया जा सकता है। उसको ज्यादा देर गर्म करने की जरूरत नहीं है लकड़ी और कोयला की तरह। बस माचिस की तीली मारे और वो फट से आग पकड़ लिया, वो हो गया आइडियल फ्यूल। उसका इग्निशन टेम्परेचर एकदम लो होता है, कमरे के तापक्रम पर ही, वायुमंडल के टेम्परेचर पर ही वो आसानी से आग पकड़ लेती है। वो एक पहला हो गया आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टर ये हुआ। दूसरा कैरेक्टर उसका है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। इस यूनिट से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि एक आइडियल फ्यूल वह फ्यूल है जिसके 1 किलोग्राम को जलाने से बहुत अधिक मात्रा में हीट पैदा हो, उसको कहेंगे हम आइडियल फ्यूल। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू काफी ऊंचा हो उसको कहेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू, उसको कहेंगे आइडियल फ्यूल। अब आप एक उदाहरण हम आपको फिर यहाँ भी दे रहे हैं और इससे पहले भी हम शायद पेट्रोलियम और कोल में भी बता चुके हैं, फिर बता रहा हूं मैं आपको। 1 किलोग्राम गोईठा ले लीजिए, 1 किलोग्राम लकड़ी ले लीजिए, 1 किलोग्राम आप मिट्टी तेल ले लीजिए और 1 किलोग्राम आप एलपीजी गैस ले लीजिए। इस सब को जलाना शुरू कीजिए। 1 किलो गोईठा में आपका खाना पूरा नहीं पकेगा। इसका मतलब है कि 1 किलो गोईठा का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, वो ज्यादा हीट दे नहीं सकती है। उससे थोड़ा ज्यादा हीट देगा 1 किलो लकड़ी। लकड़ी जो है उससे हो सकता है कि आपका आधा खाना 1 किलो लकड़ी में पक जाए, आधा। अच्छा, 1 किलो मिट्टी तेल अगर आप जलाइएगा तो हो सकता है कि 1 दिन का आपका पूरा खाना पक जाए, क्योंकि उसका भी कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू अगर गोईठा का है तो उससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कोयला का है, उससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू लकड़ी का हो सकता है, फिर उससे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिट्टी तेल का हो सकता है और सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस का है, जो हम आपको चर्चा में बता चुके हैं। तो आइडियल फ्यूल का एक विशेषता ये भी होना चाहिए कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू, अब जैसे 1 किलोग्राम अगर आप गैस जलाते हैं तो आपके घर में कम से कम 2-3 दिन खाना पक जाएगा। तो सोच लीजिए कि 1 किलोग्राम गैस को जलाए तो सबसे ज्यादा हीट प्राप्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी गैस का ज्यादा होता है। और गैस के मामले में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू केवल हाइड्रोजन गैस का होता है। हाइड्रोजन गैस को जला के हम कोई भी चीज को गला दे सकते हैं, पिघला दे सकते हैं, इतना हीट होता है उसके अंदर। तो आइडियल फ्यूल का दूसरा कैरेक्टर है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू ऊंचा होना चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर नीचे होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर है उससे काम करना आसान हो, मतलब ज्यादा परेशानी ना हो। खाना ही पकाना है तो हम एलपीजी गैस पर तुरंत खाना पका सकते हैं, ना हमको सब चीज जुटाने की जरूरत है। उधर से लकड़ी जुटाओ, उधर से माचिस जुटाओ, फिर मिट्टी तेल डालो, तब फिर सलाई मारो,
तब जाकर के वो जलना शुरू करेगा। इतना लंबा चौड़ा न करना है, सीधे ही गैस का रेगुलेटर को ऑन करना है और गैस जलाना हो तो इजी टू हैंडल, मतलब उस पे काम करना आसान हो, तुरंत शुरू हो जाए काम, ज्यादा विलंब की जरूरत नहीं हो, ये भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। इजी टू ट्रांसपोर्ट, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आप एक उदाहरण सुनिए, आप एक सिलेंडर बाजार से ले जाते हैं, करीब 1 महीने आपके घर में खाना पकता है, लेकिन अगर आप लकड़ी या कोयला जलाते तो सोचिए आपको कई बार ढो के ले जाना पड़ता उसको घर पे, तब ना आप 1 महीना जलाते। साइकिल पे बांध के ले जाइएगा लकड़ी को या कोयले के बोरे को, तो आपको 1 बोरा ले जाइएगा, 1 बोरा लकड़ी ले जाइएगा, 5 दिन में खत्म। लेकिन उतना ही वजन का गैस आप ले जा रहे हैं तो वो आपको 1 महीना चलता है। तो सीधा मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू गैस का ज्यादा है, इसलिए वो आपको पूरा चलता है, पूरा हिट देता है। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू हैंडल, ये भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। और अंतिम कैरेक्टर ये है कि जब ये ईंधन जले, जब ये फ्यूल जलना शुरू करे तो कोई हानिकारक गैस नहीं बनना चाहिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, एयर में पॉल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए। अब आप पत्ता जलाइएगा, लकड़ी जलाइएगा, कोयला जलाइएगा तो सोच के देखिए कि कितना धुआं निकलेगा, वो कितना CO2 निकलेगा। ये CO2 वायुमंडल में जाएगा, ये CO2 कभी ना कभी फिर पृथ्वी पे लौट के आएगा और आपको हमको नुकसान करेगा। तो किसी भी तरह का जहरीला गैस नहीं दे, उसका ये भी कैरेक्टर होना चाहिए कि कोई भी पॉइजनस गैस वो ना निकाले जल के, उसमें हम काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि काम करते करते हम उस गैस को सूंघ के ही बेहोश हो जाएं, गिर पड़े। तो ये फ्री फ्रॉम ऑल पॉल्यूटेंट होना चाहिए, किसी तरह का प्रदूषण नहीं निकले। ऐसी बात होती है LPG गैस जलाने में, देखिएगा इसमें धुआं नहीं निकलता है, आप देखिएगा कि बर्तन काले नहीं पड़ते हैं पेंदी। तो ये एक आइडियल फ्यूल की श्रेणी में LPG गैस को रख सकते हैं, CNG गैस को रख सकते हैं, गोबर गैस को रख सकते हैं, कोल गैस को रख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज जलती है तो न राख मिलता है और न CO2 गैस मिलता है, न धुआं मिलता है। आजकल तो स्कूटी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, टेम्पू भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला, बैटरी से चलने वाला आ गया है संसार में। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 10-20 साल में सनलाइट से चलने वाली गाड़ी आ जाएगी, ऐसा भी हो जाएगा। तो जब वो तरह का एनवायरनमेंट बनेगा तो एक तरह से जो आज हम लोग चिल्लाते हैं एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन हमारी ही देन है, हमने ही ये पॉल्यूशन बनाया। हमने अगर गाड़ियां नहीं बनाई होती तो काहेला CO2 आकाश में निकलता, क्यों निकलता CO2? हम अगर ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाए होते, धरती को हरा भरा बनाए होते तो एयर पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2 गैस, क्योंकि हरे पेड़ पौधे तो CO2 को लेते रहते हैं अपना भोजन बनाने में, फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए तो कहा जाता है कि पेड़ पौधा खूब लगाओ, धरती को हरा भरा बनाओ, खूब ऑक्सीजन वो देता है हमें और हमारा हेल्थ ठीक रहता है। तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए आइडियल फ्यूल को, किसी तरह का पॉल्यूशन ना दे, है ना। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर होने चाहिए आइडियल फ्यूल में। और ये आइडियल फ्यूल का कैरेक्टर CNG, LPG, देखते हैं ना, राख भी नहीं निकलता है, कुछ नहीं बचता है, वो पूरा जल जाता है। इसलिए तो उसको कहा गया कंप्लीट कंबस्टन। अब जहाँ कोयला जलता होगा वहाँ इनकम्प्लीट कंबस्टन है, क्योंकि वहाँ पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसमें कार्बन के कण, पार्टिकल्स हवा में धुआं के साथ उड़ते रहते हैं, बिना जले हुए, अध जले हुए, पूरा नहीं जल रहे हैं, और फिर भी वो दाने 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 धुआं के साथ निकलते हैं, इसलिए उसको इनकम्प्लीट कंबस्टन कहा जाता है और उसका फ्लेम पीले रंग का होता है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैस है एयर में मौजूद, खास करके CO2 गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस इफेक्ट का जन्मदाता मानिए, वही है जो ये सब करता है। ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। वो कुछ किलोमीटर तक में ही रह जाती है। ये गैस धरती के तापक्रम को, अर्थ के टेम्परेचर को, हीट को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देती है। मतलब एक कंबल की तरह ढके हुए है। सारी गर्मी वायुमंडल में ही रहती है। वायुमंडल में अगर CO2 बढ़ जाए, वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली अंतिम रूप से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? धरती के टेम्परेचर को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देना। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल जब गर्म होगी तो इसका दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट हम पर ही पड़ेगा। अब बताते हैं क्या बैड इफेक्ट होगा। अगर वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाए, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जितने ग्लेशियर हैं, पहाड़ों पे जितने बर्फ जमे हैं, जहां से नदियां निकलती है, बर्फ के पिघलने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। जब बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघलेंगे तो नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा। सागर महासागर में भी जल स्तर बढ़ेगा। नदियों के किनारे जो गांव शहर बसे हुए हैं, सागर महासागर के पास जो लोग रहते हैं, वहां पे फ्लड का खतरा बढ़ जाएगा, बाढ़ की आशंका बढ़ जाएगी। यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, इसके बाद अंतिम टॉपिक है हमारा एसिड रेन, अम्ल वर्षा बोला जाता है इसको। एसिड रेन क्या है कि वायुमंडल में कुछ ऐसी भी गैस है, या आप ये समझिए कि संसार में कितने कल कारखाने चल रहे हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कितनी भट्टियां जल रही है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कितने कारखाने चल रहे हैं, चाहे वो थर्मल पावर हो, बिजली उत्पादन करने वाला कारखाना हो, बिजली उत्पादन करने वाला कारखाना हो, चाहे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो। तो ये सभी चीजें वायुमंडल में जाती है। ऑटोमोबाइल के पीछे से निकलने वाला धुआं हो, डीजल पेट्रोल के जलने से कई हानिकारक गैस निकलती है, जो वाहनों से निकलती है, ऑटोमोबाइल से निकलती है। इन वाहनों से निकलने वाले धुएं अल्टीमेटली ऊपर ही जाते हैं और वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ये एसिड जब जमीन पर आता है वर्षा के साथ, पेड़ पौधे को झुलसा देता है। जानवरों की त्वचा पे पड़ जाए, स्किन पे पड़ जाए तो त्वचा में खुजली पैदा हो जाती है, चर्म रोग बन जाते हैं। कीमती पत्थरों से बने बड़े बड़े स्मारक, मॉन्यूमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे ताजमहल सुना होगा आपने, संगमरमर का बना है। आज से 2000 साल पहले उस संगमरमर में जो लाइट था, जो चमक थी, जो शाइनिंग अपीयरेंस था, आज वो चमक नहीं है। उसका कारण है एसिड रेन। एसिड रेन के प्रभाव से, एसिड के गिरने से, वो जो संगमरमर पत्थर है, जो एक तरह का केमिकल सबस्टांस है, जो एक तरह का केमिकल कंपाउंड है, जिसको हम लोग CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इस संगमरमर से एसिड का रिएक्शन होता है, रिएक्शन, और रिएक्शन के कारण उसकी शाइनिंग अपीयरेंस जो है वो धीरे धीरे पीले कलर का होता जा रहा है। और एक और बात है कि उसकी सतह जो चिकनी है, एकदम स्मूथ है, वो धीरे धीरे खुरदुरा होता जा रहा है, वो रफ होता जा रहा है। तो ई एसिड रेन का प्रभाव है। एसिड रेन के कारण
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जो जल में जीव जंतु हैं वो मरने लग सकते हैं, खास के मछलियां मरने लगेंगी। एसिड रेन अगर नदी में जाए, पानी में आए, गिरे एसिड रेन, तो उससे जलीय जीव जंतु के लाइफ को खतरा हो सकता है। पेड़ पौधे पे पड़े तो पेड़ पौधे को झुलसा सकता है ना। आदमी जानवरों की त्वचा पे पड़े, जिनके शरीर पे बहुत बाल हैं उनको तो खैर कम प्रॉब्लम है, लेकिन जिनके शरीर पे बाल कम होते हैं, जैसे हम लोगों के शरीर पे बाल कम है, तो हम लोगों पर तो डायरेक्ट असर होगा उस एसिड का। तो एसिड रेन यही कहलाता है। और एसिड रेन के बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पर। कहा जाता है ना, आगरे के ताजमहल को एसिड रेन के प्रभाव से बचाने के लिए आगरा को इंडस्ट्री फ्री जोन बनाया गया है। कोई भी कारखाना आगरे के अंदर नहीं चल सकता है, कोई भी धुआं देने वाला कारखाना नहीं चल सकता है। लेकिन आगरा के ही बगल में है मथुरा, रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। उसके प्रभाव अभी भी पड़ते हैं वहाँ मथुरा में। तेल शोधक कारखाना से, वो चिमनी से बहुत धुआं रात दिन निकलता रहता है, जलता भी रहता है, ऊपर में लपेट वो ज्वाला, और दिन रात वहाँ पे गैस निकलती रहती है। वो सब एसिड रेन का कारण बनता है। एसिड रेन में 3 गैस का नाम है मुख्य रूप से, SO2 गैस, NO2 गैस और CO2 गैस। SO2 गैस बहुत खतरनाक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है इस गैस का नाम। और ये गैस स्वचालित वाहनों से भी निकलती है, डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी से। ये गैस पानी में घुल जाएगा तो H2SO4 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। NO2 गैस अगर जल में घुल जाएगा तो HNO3 बनाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रिक एसिड। CO2 गैस अगर जल में घुल जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो ये सारी गैसें एसिड रेन का कारण बनती है। तो यही सारी टॉपिक थी इसमें पढ़ाने के लिए, यही सारी बातें थी। एक बार आप लोग इसको आराम से भी, तो आपने हमारा लेक्चर सुना, समझा, लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे तो इसका ड्यूअल बेनिफिट होता है। किताब पढ़ने से आपकी याददाश्त बनती है, पहला बात यह है। आपका लैंग्वेज और लिटरेचर मजबूत होता है, क्योंकि आप किताब के लाइन को पढ़ते हैं, किताब के सेंटेंस आपको याद होते हैं। किताब के सेंटेंस याद होते हैं तो आप जब वही बात एग्जाम में लिखते हैं तो आपका किसी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है, नंबर कटने की गुंजाइश कम रहती है। तो एक बार इसको ढंग से पढ़ने के बाद आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस चैप्टर में इतनी ही सारी बातें हैं जो हम आपको बता दिए, सबको बारी बारी से इन सब चीजों को समझना है। इसका शॉर्ट से शॉर्ट डिफिनीशन, एकदम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 1 से 2 लाइन का डिफिनीशन जो है उसको याद करना है, समझना है, और फिर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी उस असाइनमेंट को भी बनाना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो हाफ ईयरली आपको नवंबर में होने वाला है, उसकी तैयारी आपको करनी है। किताब में कुल मिलाकर के 18 लेसन है, और हम प्रयास करेंगे कि आपको 9 लेसन तक हम पढ़ा दें इस क्लास के अंतर्गत, और इस तरह से आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और यही 9 लेसन तक के क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। इसलिए आप जहां कहीं भी हों, जिस हालत में भी हों, अपने तैयारी पढ़ाई लिखाई के कार्यक्रम को जारी रखिएगा। थैंक यू।